हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का फिजिक्स, जो बेसिक से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और सबसे पहले हम ये देखेंगे कि फिजिक्स क्या होता है। फिजिक्स का जो हिंदी है वो भौतिकी होती है, ठीक है। तो उसको हम समझेंगे। फिजिक्स जो है ये विज्ञान का एक ब्रांच है, विज्ञान की एक शाखा है। अब विज्ञान क्या होता है कि विज्ञान को जब दो पार्ट में बांटा गया, विज्ञान साइंस, इसका दो पार्ट हो गया। एक हो गया भौतिक विज्ञान, जिसको फिजिकल साइंस भी बोलते हैं, क्लियर। दूसरा जो हो गया वो हो गया जैविक विज्ञान, जिसको बायोलॉजिकल साइंस बोला जाता है। बायोलॉजिकल साइंस बोला जाता है। भौतिक विज्ञान में हम लोग निर्जीव वस्तुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, और जैविक विज्ञान में हम लोग सजीव वस्तुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। जैविक विज्ञान के भी कई ब्रांच हैं, इनके भी कई शाखाएं हैं, और भौतिक विज्ञान के भी शाखा है। और जब भौतिक विज्ञान को दो भाग में बांटा गया, तो एक है भौतिकी, जिसको फिजिक्स बोलते हैं, क्लियर। दूसरा हो गया रसायन शास्त्र, जिसको केमिस्ट्री बोलते हैं। या क्या होता है कि विज्ञान को बांटने के लिए डायरेक्ट हम लोग तीन पार्ट में भी बांट सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। एक्चुअल में इसको दो पार्ट में बांटा गया, फिर से इसको जब अलग अलग डिवाइड किया गया तो भौतिकी और रसायन शास्त्र है, और इसके भी अलग पार्ट है बायोलॉजी। फिर बायोलॉजी के अंदर क्या है, इसके कई ब्रांच है, क्लियर। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको देखेंगे भौतिकी को। भौतिकी शब्द जो है ये संस्कृत शब्द है, ये संस्कृत शब्द है, क्लियर। तो संस्कृत में कहां से बना है, ये तो बना है भौतिक प्लस ई, तब जाके बना है भौतिकी। इसमें भौतिक का जो मतलब होता है ये होता है प्राकृतिक। क्या होता है, प्राकृतिक। और ई का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है विद्या या फिर ज्ञान। मतलब प्राकृतिक के बारे में विद्या या ज्ञान अर्जन करना ही भौतिकी कहलाता है। नेचर के बारे में हम लोग जो पढ़ेंगे, हमारे आसपास के जो वातावरण है उनके बारे में अध्ययन करना ही भौतिकी कहलाता है, क्लियर। और इसका जो इंग्लिश है फिजिक्स, इसकी उत्पत्ति एक ग्रीक शब्द से हुई है, जो है फ्यूसिस। फ्यूसिस, क्लियर। ये एक ग्रीक शब्द है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है प्रकृति। प्रकृति मतलब नेचर, क्लियर। इससे क्या पता चल रहा है कि भौतिकी जो है ये विज्ञान का शाखा है, जिसके अंतर्गत हम प्रकृति के बारे में अध्ययन करते हैं। है बात समझ में। और इसको अलग तरीका से भी हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे ब्रह्मांड में होने वाले घटनाओं के बारे में अध्ययन करना ही भौतिकी कहलाता है, या ऊर्जाओं के बारे में जिसमें हम अध्ययन करते हैं उसको भौतिकी बोलते हैं। इसको हम अलग अलग तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। आपको जो अच्छा लग रहा है उसको आप याद रख सकते हैं, क्लियर। अब हम लोग देखेंगे कि फिजिक्स हम क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कि फिजिक्स जो है हमारे जीवन को आसान बना रहा है। जैसे पंखा का आविष्कार हो गया, उससे हमारे जीवन आसान हो गए हैं। गाड़ी का आविष्कार हो गया, चाहे वो बाइक हो या ट्रेन हो, एरोप्लेन हो, ठीक है ना। इस सारे के सारे जो आविष्कार हुए हैं, इन्होंने हमारे जीवन को आसान बनाया है। और इससे क्या फायदा हुए हैं कि सबसे पहला ये फायदा हुआ है कि ये सोचने का तरीका सिखाता है हमको। क्या करता है, सोचने का तरीका सिखाता है, ठीक है। दूसरा क्या करेगा कि जब आदमी सोचेगा तो उसको जब आंसर मिलेगा, उससे उसका नजरिया बदल जाएगा। मतलब दुनिया को देखने का एक नया नजरिया प्रदान करता है, क्लियर। दुनिया को देखने का नया नजरिया देता है। तीसरा जो हो गया, ये प्रॉब्लम सॉल्व करना सिखाता है। तीसरा हो गया, ये प्रॉब्लम सॉल्व करना सिखाता है। अब इसको हम समझेंगे। जैसे एक बच्चा जो अपने दादा या दादी के
पास बैठा हुआ है तो उसके मन में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि जैसे तारे रात में क्यों दिखते हैं, दिन में क्यों नहीं दिखाई देते हैं, आकाश नीला क्यों होता है, पंखा गोल गोल क्यों घूमता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे जो प्रश्न हैं वो हमें सोचने का तरीका सिखाता है। ठीक है, जब उसका जवाब मिलेगा तो जवाब मिलने के बाद क्या होता है कि दुनिया के प्रति हमारा नजरिया बदल जाता है। जैसे आकाश नीला क्यों होता है, जिन्होंने फिजिक्स नहीं पढ़ा है उसको इसका उत्तर नहीं पता होगा, और जिन्होंने फिजिक्स पढ़ा है वो उसको पता है कि प्रकाश का प्रकीर्णन होता है और इसीलिए वो नीला दिखाई देता है। ठीक है, और इसको हम दूसरा एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे वो दुनिया के प्रति उसका नजरिया बदलता है। कि सपोज करते हैं कि एक बस है, उसमें दो व्यक्ति हैं, एक जिन्होंने फिजिक्स पढ़ा और दूसरा जिन्होंने फिजिक्स कभी पढ़ा ही नहीं है। और बस क्या होती है कि जैसे ही आगे बढ़ती है, स्टार्ट होती है, तो दोनों व्यक्ति पीछे की ओर जाएंगे। ठीक है, तो उसमें से अगर पहला व्यक्ति सोचेगा जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो वो कैसे सोचेगा, वो सोचेगा कि गाड़ी आगे बढ़ी है, हम इसीलिए पीछे की ओर आए, उसका इतना ही सोच है। लेकिन जिन्होंने पढ़ा है उसका नजरिया कुछ और है। वो क्या सोचेगा कि यहां पे न्यूटन का प्रथम नियम काम कर रहा है, जिसमें क्या होता है कि जो वस्तु जिस स्थिति में रहता है वो अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहता है। इसीलिए जब हम यहाँ पे रुके हुए थे, गाड़ी अचानक आगे बढ़ गई तो क्या होता है कि हमारा जो शरीर विराम में था, हम विराम में ही रहना चाहते, इसीलिए हम पीछे की ओर आ गए। तो उसका नजरिया कुछ और होगा दोनों का। अब सपोज करो कि जैसे वो आगे जा रहा, जाते जाते क्या होता है कि अचानक गाड़ी में ब्रेक लगा, तो ब्रेक लगा तो क्या सोचेगा कि जो नहीं पढ़ा है, जिसको पता नहीं है फिजिक्स, वो सोचेगा कि ब्रेक लगा इसलिए हम आगे गए। लेकिन जो पढ़ा है वो फिजिक्स से लगाएगा वहां पे, उसका नजरिया कुछ और होगा। क्लियर, दोनों का नजरिया अंतर हो जाता है। जिन्होंने फिजिक्स पढ़ा है, भौतिकी दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल देता है। अब प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका कैसे सिखाता है। अब जिन्होंने सपोज करो कि जो जैसे ही गाड़ी ब्रेक लगाई और पता है कि आगे जाके ब्रेक लगने वाला है, जिसको ये पता है वो पहले ही सतर्क हो जाएगा। वो क्या करेगा, किसी चीज का सहारा लेके उसको किसी चीज का सहारा लेगा और वो अच्छे से खड़ा हो जाएगा। तो पता है कि उसको कि अगर ब्रेक लगेगा, यहाँ पे न्यूटन का प्रथम नियम काम करेगा तो हम आगे की ओर गिर जाएंगे, इसीलिए वो पहले से ही संभल जाता है। लेकिन जिसको नहीं पता रहता है, ठीक है, तो वो नहीं संभल पाएगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका भी क्या करता है, फिजिक्स डेवलप करता है। अब हम लोग अपने क्लास के टॉपिक पे आते हैं, और सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एग्जाम में कितने नंबर का पेपर होता है और उसका क्या पैटर्न क्या है, उसको सबसे पहले समझेंगे। फिजिक्स जो होता है ये टोटल 100 मार्क्स का होता है, 100 नंबर का होता है। ठीक है, जिसमें से इसका दो पार्ट हो जाता है, एक हो गया 70 नंबर, दूसरा हो जाता है 30 नंबर। ये जो 30 नंबर है ये प्रैक्टिकल का मिलता है, जो स्कूल वाला देता है। स्कूल में प्रैक्टिकल होगा, स्कूल वाला ये 30 नंबर स्कूल से मिलेगा। और 70 नंबर का जो रहेगा ये क्वेश्चन पेपर आएगा, जिसके लिए प्रिपरेशन किया जाता है। तो 70 नंबर का भी दो पार्ट हो जाता है, इसका 50%, इसका मतलब क्या, 35 नंबर। ठीक है, अब फिर से क्या होता है कि बाकी 35 बच गया, 70 में 35% यहाँ पे आ गया तो कितना बच गया, 35 बच गया। तो ये जो 35 रहता है ये ऑब्जेक्टिव रहता है। ऑब्जेक्टिव रहेगा मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहते हैं, जहां पे 4 ऑप्शन भी दिए जाएंगे और वो 35 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, और ये 35 नंबर जो रहता है इसमें से 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, 2 नंबर वाला, और 5 नंबर वाला क्वेश्चन रहता है। क्लियर। अब यहां पे देखते हैं कि जो 35 नंबर का हम लोग ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, इसमें ये टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन ये कितना देगा। तो 35 नंबर का है तो ये तुमको 70 क्वेश्चन देगा, 70 क्वेश्चन देगा, जिसमें से तुमको 35 ही बनाना है बस समझ में। और इसमें से 35, 70 में से 35 ही बनाना है। अब इधर जो आ गया कि ये जो 35 नंबर का बच गया है, इसमें से 2 नंबर का भी रहेगा और 5 नंबर का भी क्वेश्चन रहेगा। तो 2 नंबर के जो क्वेश्चन रहते हैं इसकी संख्या होती है 20 क्वेश्चंस रहते हैं, 20 क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें से कितना बनाना रहता है, जिसमें से 10 बनाना रहता है।
ठीक है, जिसमें से 10 बनाना पड़ता है। अब इसमें से बच के कितना 5 मार्क्स का। अब इस 5 नंबर वाला जो रहेगा ये टोटल रहता है 6 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें डील क्या करना है, जिसमें 3 क्वेश्चंस ही बनाने हैं। है बस समझ में, 3 क्वेश्चन बनाने, इसका मतलब कि 5 इंटू 3 कितना हो गया, यहां से 15 नंबर का आ गया, और यहां से कितना 10 बनाना है तो 10 इंटू 2 नंबर का है, तो यहां से कितना आ जाएगा 20 नंबर आ जाएगा। तो 20 प्लस 30 15, 20 प्लस 15 कितना हो गया 35 नंबर का आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर से बता दे रहे हैं कि टोटल जो फिजिक्स का होता है ये 100 नंबर का एग्जाम होता है, जिसमें से 70 नंबर जो क्वेश्चन पेपर देते हैं उसके लिए ही तैयारी, 70 नंबर के लिए हम लोग प्रॉपर तैयारी करते हैं, और 30 नंबर प्रैक्टिकल का होता है जो स्कूल प्रोवाइड करता है, इसका एग्जाम स्कूल में लिया जाता है। अब 70 नंबर भी 2 पार्ट में बट जाता है, ये 35-35 मतलब 50% ऑब्जेक्टिव रहेंगे और 50% सब्जेक्टिव रहेंगे। ठीक है, अब 50% में क्या होता है कि ये जो जैसे 35 नंबर हो गया सब्जेक्टिव वाला, 35 नंबर में क्या होता है कि 2 नंबर का रहता है और 5 नंबर का क्वेश्चन, इसमें 2 पार्ट हो गए, 2 नंबर का भी रहेगा और 5 नंबर का भी रहेगा। तो 2 नंबर का जो क्वेश्चन रहेगा ये 20 क्वेश्चन रहेगा, लेकिन उसमें से तुमको बनाना 10 ही क्वेश्चन है, जो आएगा वो बनाना है। ठीक है ना, तो 10 बनाना है तो 10 इंटू 2 कितना हो गया 20 हो गया, 20 नंबर का। क्लियर। अब आता है 5 नंबर का क्वेश्चन। 5 नंबर का टोटल जो क्वेश्चन रहेगा कितना क्वेश्चन रहेगा 6 क्वेश्चन रहेगा, लेकिन तुमको बनाना 3 ही क्वेश्चन है। है बात समझ में, उसमें 6 में से कोई भी 3 आता है तुम उसको बना दो, हो जाएगा। तो 3 क्वेश्चन बनाना है तो 5 इंटू 3 टोटल है कितना नंबर का हो गया 15 नंबर का हो गया, तो 20 प्लस 15 35 हो गया, इसका काम खत्म। ठीक है, ये लिखने वाला रहता है, ये रिटर्न लिखना पड़ता है। और यहाँ पे ये जो 35 नंबर का है इसके बारे में, अब ये जो 50% ऑब्जेक्टिव है ये क्या करेगा, 35 नंबर का है तो तुमको 70 क्वेश्चन देगा, तो 70 क्वेश्चन देगा जिसमें से तुमको 35 क्वेश्चन ही बनाने हैं। ठीक है ना, 70 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें से 35 बनाना है और ऑब्जेक्टिव है ये। ठीक है ना, ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम कितने नंबर के लिए तैयारी करते हैं, हमको कैसा तैयारी करना पड़ेगा, उसके लिए आपको ये बहुत ही मदद करेगा। ठीक है, अभी तक हमने देखा है भौतिकी क्या होता है उसको समझा, फिर उससे क्या फायदे हैं। ठीक है ना, सोचने का तरीका डेवलप होता है, नजरिया बदलता है, और फिर हमने देखा कि क्लास 12th में फिजिक्स कितने नंबर के आते हैं, बोर्ड में कितने नंबर का पूछा जाता है। ठीक है ना, अब चैप्टर कितने हैं, अगर हम यूनिट के अनुसार उसको लेंगे तो टोटल 11 यूनिट आएंगे, लेकिन अगर यूनिट के अंदर जो टॉपिक आते हैं उसको अगर हम चैप्टर के रूप में ले तो टोटल 17 चैप्टर हो जाएंगे। हम इस चैप्टर का नाम लिखेंगे, उसको अच्छे से कहीं पे मेंशन कर लेना है। ठीक है, ताकि इतना समझ में आएगा कि इस टॉपिक के बाद ये टॉपिक है, इतने चैप्टर हैं, माइंड में रहेगा तो क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, ये सब क्लियर रहेगा। अब सबसे पहला जो यूनिट है, सबसे पहला जो यूनिट है वो है स्थिर विद्युत की, स्थिर विद्युत की। क्लियर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, स्थिर विद्युतिकी में 4 टॉपिक आते हैं, जिसमें से पहला जो होता है जिसको बोलते हैं विद्युत आवेश, विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र, विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र। विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र, इसका जो इंग्लिश हो गया वो हो गया इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका जो दूसरा पार्ट है वो है विद्युत फ्लक्स, जिसका इंग्लिश होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तीसरा जो आता है वो है विद्युत विभव, इसका इंग्लिश होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चौथा जो आता है वो है विद्युत धारिता, विद्युत धारिता।
इसका इंग्लिश होता है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, क्लियर। स्थिर विद्युत के अंतर्गत टोटल 4 टॉपिक आते हैं, या इसको हम चैप्टर बोल सकते हैं। विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा होता है विद्युत फ्लक्स मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तीसरा होता है विद्युत विभव मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चौथा हो गया विद्युत धारिता मतलब कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। ये 4 इसके अंदर, इसको हम चैप्टर भी बोल सकते हैं। अब इसका जो आगे है यूनिट सेकेंड, इसमें आता है विद्युत धारा। विद्युत धारा जिसको इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट या करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, ठीक है ना। इसी में बाकी जो इलेक्ट्रिक सर्किट वगैरह आता है सारा का सारा इसी में कवर हो जाएगा, इसको डिवाइड करने का कोई जरूरी नहीं है। तो यूनिट थर्ड में जो आएगा वो होता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव मतलब इंग्लिश हो गया इसका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। ये 3 यूनिट हो गया। यूनिट 4 में आता है चुंबकत्व, जिसको मैग्नेटिज्म बोलते हैं। मैग्नेटिज्म, ठीक है ना, MAGNETISM। यूनिट 5 इसमें आता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसका इंग्लिश हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसको शॉर्ट में EMI भी बोला जाता है, ठीक है ना। इसको शॉर्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को शॉर्ट में EMI भी बोलते हैं, ठीक। यूनिट 6 में आता है प्रत्यावर्ती धारा। यूनिट 6 में आता है प्रत्यावर्ती धारा, इसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। यूनिट 7 में आता है विद्युत चुंबकीय तरंग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। ये टोटल 7 यूनिट यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको अच्छे से कहीं पे नोट करके याद रखना है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं यूनिट। अब जो है अगला यूनिट 8, इसमें आता है प्रकाश की जिसको ऑप्टिक्स बोलते हैं, ठीक है। ऑप्टिक्स का 2 भाग होता है, एक होता है किरण प्रकाश की, दूसरा होता है तरंग प्रकाश की, ठीक है। तो इसको हम नंबर 1 किरण प्रकाश की, इसको ज्यामितीय प्रकाश की, नंबर 1 हो गया किरण प्रकाश की, इसको ज्यामितीय प्रकाश की भी बोलते हैं, ठीक है। इसका इंग्लिश हो जाएगा रे ऑप्टिक्स। और इसको अगर हम ज्यामितीय प्रकाश की बोलेंगे तो इसका अंग्रेजी होता है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। नंबर 2 ये हो गया तरंग प्रकाश की, इसको बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। अब यूनिट 9 पे आ जाओ। यूनिट 9 पे आता है मॉडर्न फिजिक्स मतलब आधुनिक भौतिकी। ठीक है। इसका इंग्लिश होता है मॉडर्न फिजिक्स।
मॉडर्न फिजिक्स का ब्रांच है, पहला जो ब्रांच है वो है प्रकाश का विद्युत प्रभाव, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दूसरा जो होता है वो होता है परमाणु, ठीक है, इसका होता है एटम। तीसरा जो होता है वो हो गया नाभिक का विद्युत प्रभाव, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दूसरा जो होता है वो होता है परमाणु, ठीक है, इसका होता है एटम। तीसरा जो होता है वो हो गया नाभिक न्यूक्लियस, ठीक। तो यूनिट 8 में जो प्रकाश की आता है इसका दो पार्ट हो गया, एक किरण प्रकाश की जिसको रे ऑप्टिक्स भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम ज्यामितीय प्रकाश भी होता है जिसको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स बोलते हैं। दूसरा इसका पार्ट हो गया तरंग प्रकाश की जिसको वेव ऑप्टिक्स बोलते हैं। अगला यूनिट में आता है आधुनिक भौतिकी, मॉडर्न फिजिक्स। इसका तीन पार्ट हो गया, प्रकाश का विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दूसरा होता है परमाणु एटम, और तीसरा हो गया नाभिक न्यूक्लियस। ये इसका तीन चैप्टर इसमें आता है, इसको हम वो